अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ सादिया खौस। और आज है बुध और है 12 जुलाई और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जब भी एंकर्स एक्साइटेड होते हैं तो वो हर बात को ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में कहते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेकिंग्स तो आती ही रहती हैं और न्यूज और ब्रेकिंग का चोली दामन का साथ है तो वो तो हम कर ही लेंगे। बात कर लेते हैं आज की थीम की इंपॉर्टेंस के हवाले से। ये थीम आज इम्पोर्टेंट क्यों है? नंबर 1, ये थीम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज की इस थीम से हम सब एक दूसरे को रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं ये थीम हमें फ्लैशबैक में भी ले जाएगी। और नंबर 2, गुड मॉर्निंग आज आप जान जाएंगे कि टिंकी, रिंकी, टपलू, पप्पू और पिंकी, रिंकी हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आपसे नाराज क्यों रहते हैं? वो इसलिए कि आप उनको समर कैंप्स नहीं लेकर जाते। अब समर कैंप्स आप उनको क्यों नहीं लेके जाते? क्या हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है? क्या पाकिस्तान में समर कैंप्स बहुत कम है या फिर पाकिस्तान में समर कैंप्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? भाई ये मामला है 2 महीने की छुट्टियों का, ये मामला है उन बच्चों का जो पूरा साल बड़े टफ रूटीन के साथ पढ़ाई करते हैं और जब उनकी 2 महीने की छुट्टियां आती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने घर वालों से बहुत हाई होती हैं और उनकी चॉइस का जो सेंटर फोकस होता है वो है समर कैंप। और वही अगर उनके लिए अवेलेबल नहीं हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में नानी दादी के यहाँ चले जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो अब्रॉड का प्लान कर लेते हैं और कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स प्लान ही करते रह जाते हैं लेकिन छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे समर कैंप्स के हवाले से कि पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है। गो के पाकिस्तान में इसका रुझान तो हम बनाते हैं, समर कैंप कितना ज्यादा जरूरी है, ये कितना ज्यादा हेल्दी साबित होता है, इसके क्या प्रोस्पेक्टिव है, कितना बेनिफिशियल है, इसका क्या किरदार है बच्चों की लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में। इस 2 महीने के ब्रेक में वो समर कैंप से क्या क्या सीखते हैं ये जानेंगे आज के शो में। मिलवाएंगे आपको समर कैंप के हवाले से कुछ बच्चों से भी और बात करेंगे इनके इंस्ट्रक्टर से भी। तो जी सादिया। जी बिल्कुल, आपने समर कैंप की बात की तो सबा हम लोग अगर सेहत के हवाले से बात करें, हाँ। जहनी हो जिस्मानी हो, तो आपकी और हमारी सेहत है जिसकी वजह से आज हम अपने अपने कामों पे बैठे हुए हैं। और अक्सर आप गैदरिंग में बैठेंगे तो हमसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनका ये कहना होता है कि आजकल के बच्चों की सेहत वैसी नहीं है, आजकल के बच्चों की खुराक वैसी नहीं है जिस तरह हमारी हुआ करती थी। हाँ। और उसके बाद फिर हमारी जनरेशन, लेकिन अपकमिंग जनरेशन जो है अगर उसको सही तरीके से गाइड करके चलें तो उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। और समर कैंप भी उन्हीं में से एक टेक्निक है जो कि हम देखते हैं कि उन दिनों होती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा हट के एक समर कैंप जिसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स के जरिए बच्चों को जिस्मानी और जहनी तौर पर किस तरीके से सेहतमंद बनाया जा सकता है, जिस तरीके से बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, वो समर कैंप करवाने वाले टीचर्स ही जानते हैं। और ये अच्छी चीज है क्योंकि इससे ही हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर रहते हैं, हर वक्त हम देखते हैं कंप्यूटर पर होंगे या फिर मोबाइल हाथ में होंगे, तो इस तरीके से इंडोर रहते रहते आखिरकार 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्कूल्स में समर कैंप्स अरेंज किए जाते हैं। ज्यादातर स्कूल्स अब समर कैंप्स लेके चल रहे हैं। और सबा, जिस तरह आपने कहा कि हम आपको ले जाएंगे फ्लैशबैक में, भी तो सबा और मैं भी अगर अपने बचपन को याद करें तो हमारे भी समर कैंप्स हुआ करते थे और मुख्तलिफ एज के हिसाब से होते हैं। टीन एजेस जो है उनके लिए डिफरेंट होती हैं जो एक्टिविटीज होती हैं समर कैंप में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अलग तरीके से होती हैं। और फिर आपकी ना सिर्फ ये कि आउटिंग हो जाती है इन समर कैंप्स के जरिए, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाना सिखाते हैं, कई म्यूजिक सिखाते हैं, कई मुख्तलिफ तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। लिहाजा समर कैंप के हवाले से अगर बात की जाए तो पेरेंट्स के लिए हम बता दें कि समर कैंप आपके बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्दी साबित होता है। लिहाजा बच्चों को समर कैंप जाने दें और उनको ना रोकें। ठीक है जी, तो मिलवाएंगे आपको समर कैंप की ऑर्गेनाइजर अंबर से और इनसे जानेंगे कि बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी के बारे में ये क्या बता रही हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हम चेंज करते हैं, कुछ हमारी हैं जो हम कंटिन्यू रखते हैं एवरी ईयर, जिसमें हमारा जिस तरह आर्ट कोर्सेज हैं वो हमारे कंटिन्यू होते हैं। उसमें कभी होता है कि हम मीडियम्स डिफरेंट कर लेते हैं, जिस तरह कभी एक्रेलिक्स कर दिया, कभी ऑयल पेंट कर दिया, वाटर कलर हम हमेशा करते हैं। इसके साथ साथ मिलेंगे समर कैंप में बच्चों के मुख्तलिफ चीजों से आगाही फराहम करने वाली इंस्ट्रक्टर फरीरा रंजानी से। पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं कि लोग सीखें, ड्राइंग सीखें। एक ये इसकी यूनिक बात ये है कि ये एक आर्ट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हमारी फैकल्टी भी पढ़ाती है, यहाँ पे हम एज स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं। और मिलेंगे समर कैंप में मुख्तलिफ आर्ट सीखने वाली जोया शाह, रेन और इंशरा से। My name is Inshira, and in still life we've been learning a lot about shading and drawing objects that are in front of us.
and how to detail all the small parts in the object. मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि मैंने क्ले में पिंच बॉल्स बनाने सीखी हैं, टाइल्स से बॉक्सेस बनाने सीखे हैं। पहले मेरी छोटियाँ घर पे रहती थी, कजन्स के साथ घूमती थी, मगर इस साल मैं यहाँ पे ज्वाइन कर बहुत मज़ा आया। बच्चों की राय आपने देखी, टीचरों से भी बात करेंगे और क्या कुछ होता है समर कैंप में, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी जनाब, तो मेरे पास है जंग, और जंग की जो मेन लीड है वो है कि इमरान से आमदनी की तफसीलात तलब, और दूसरा चोरा कम बाहर कमाई गई है, इनके सबूत देंगे, वकील पेश ना हुए तो इमरान को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस सबूत देंगे, मौकफ छोड़ देंगे, इनके मौकिल के पास अवामी ओहदा नहीं था, ऐसा कहते हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल। तो डेफिनेटली जैसे कि हमने देखा कि समातों का सिलसिला ओवरऑल जारी है, चाहे हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों की ही अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला जारी है। तो इमरान खान साहब के हवाले से, उनके एहसासों के हवाले से उनसे तफसीलात तलब की गई हैं, जिस हवाले से जंग ने इस न्यूज़ को अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है। जी बिल्कुल सबा, आज मैं प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रही थी हम लोगों से कि भाई अब हम JIT के हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने अखबार उठाई है तो सबसे पहले उसी से रिलेटेड न्यूज जो है वो हमारे सामने आ रही है, लिहाजा हमें वो डिस्कस करनी पड़ेगी। अपोजिशन की जानिब से काफी दबाव डाला जा रहा है, और एक्सप्रेस की मेन लीड है नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए खतरा, फौरी इस्तीफा दें, शहबाज डार, अयाज सादिक भी मुस्ताफी हो, इसके साथ साथ हुक्मरानों का ठिकाना अटियाला जेल है, वजीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर करूंगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। इमरान खान की जानिब से, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की जानिब से भी, और तमाम जो अपोजिशन के अरकान है उनकी जानिब से इस तरह की जो बयानात हैं वो सामने आ रही हैं, और दबाव डाला जा रहा है मुसलसल कि अब तो वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताएंगे हम नून लीग के भी हवाले से, नून लीग ने कल फिर हमने देखा मुख्तलिफ उनके जो अहम शख्सियात हैं नून लीग की, अहम जो हुक्मरान हैं, उनकी जानिब से एक दफा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने अपने आप को क्लियर करने की एक दफा फिर से बड़ी कोशिश की है। खुदा का खौफ करो, मुल्क को आगे जाने दो, वजीर आजम की कोई कंपनी नहीं है, पानामा साजिश के डायरेक्टर बैरून मुल्क बैठे हैं जबकि अदाकार यहाँ पर हैं, और सुई से मर्सिडीज तक हर चीज का हिसाब दूंगा, मैं खैरात खाने वालों में से नहीं हूँ, हुदैबिया पेपर मिल्स रीओपन नहीं हो सकते, ऐसा कहना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार का। ठीक है जी, तो ये जंग की जो दूसरी लीड है, जंग की दूसरी लीड भी इसी हवाले से है, बयानात के हवाले से है, जो इजलास के हवाले से है। अच्छा, जो शॉर्ट न्यूज़ है वो मैं शामिल करती हूँ, फिर बिजनेस रिकॉर्डर में आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि 34 जेलों में बंद खतरनाक कैदियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं, जबकि रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत खत्म होने में 3 रोज बाकी रह गए हैं समरी अरसाल, और फिर से एक दफा मुझे लगता है कि सिंध हुकूमत और वफाक में ठंडने वाली है, क्योंकि 3 रोज बाकी रह गए हैं। लेट्स सी अब क्या होता है, जबकि कराची के हम यही चाहते हैं कि रेंजर्स कराची में रहे। अच्छा, इस्लामाबाद फिजाया के ग्रुप कैप्टन मेस में मुर्दा पाए गए। ओके जी, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के एयर कॉम्प्लेक्स में मंगल को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ग्रुप कैप्टन पुरस्कार तौर पर जिंदगी की बाजी हार गया, और इसी हवाले से यहाँ पर खबर लगाई गई है। जी साथिया, इसके अलावा हम स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, थोड़ा सा JIT से हट के कोशिश करते हैं, इनके मार्केट की बात करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको बताएं, सियासी बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट में 4 खरब रुपए सरमायाकारों ने धड़ाधड़ हसस फरोख्त किए हैं और मार्केट मुंह के बल आ गिरी है। सरमाया डूबने के खौफ ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। माहिरीन की राय, आज भी मंदी का तसलसल कायम रहने का खदशा है, ऐसा ही माहिरीन की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से भी बात करते हैं। इमरान खान जिनकी कल समाअत थी, लेकिन उनके वकील चूंकि बीमार थे तो वो हाजिर नहीं हो सके, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से काफी गुस्से का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि चोरियां पकड़ने का उसूल इमरान पर भी लागू होना चाहिए। क्रिकेट आमदन और लंदन फ्लैट अदायगी की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। क्रिकेट से कमाई रकम को साबित करना होगा। फ्लैट खरीदने के पैसे कहां से आए, अदायगी कब हुई, कैसे हुई, मनी ट्रेल भी देना पड़ी। ठीक है जी, चलें जी, मनी ट्रेल के हवाले से खबर हो गई। बिजनेस रिकॉर्डर अगर मैं खुद मेन लीड है वो है LNG के हवाले से, और ये है कि गवर्नमेंट डिलेज LNG डिलीवरीज। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डिलेइंग हो रही है कि LNG की डिलीवरी के हवाले से, और इसके ही हवाले से जो है यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। और जो दूसरी मेन लीड है बिजनेस रिकॉर्डर में है, यह है कि कंट्री नियरिंग इम्पैसेस,
यानी कि क्या हम डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं? और इसमें जो खबर है ओवरऑल बड़ी ब्रीफली इस खबर को जो है वो डिस्क्राइब किया है बिजनेस रिकॉर्डर ने, जिसमें कहा गया है कि मंगल को एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ जिसमें टॉप लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की शामिल थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ब्रीफ किया गया ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से। और कुछ लोगों की राय ये थी कि जी अब क्या किया जाए, अब आगे का प्लान क्या होगा। तो बज़ाहिर तो यही डेडलॉक इस किस्म का नजर आ रहा है, क्योंकि नून की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और डिस्क्वालीफाइंग के मामले पर भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके जो ग्रुप है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उसका स्टांस कुछ डिफरेंट है। तो उस हवाले से यहाँ पर मेन लीड डॉन में भी मेन लीड में यही मेंशन किया गया है, PMLN टू चैलेंज JIT रिपोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट। और पहले ही उनकी जानिब से कह दिया गया था कि जो रिपोर्ट सामने आई है हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेन खबर जो डॉन में लगी हुई है, आपको बताएं, क्लेमर फॉर PM's एग्जिट गेट्स लाउडर। एक दफा फिर से वही चीज के मुसलसल मुस्ताफी होने जो की जानिब से भी अब इमरान खान को ये कह दिया गया है कि आपको कोर्ट में मनी ट्रेल देना होगी। ठीक है जी। और जो दूसरी लीड्स है इसकी है कि वो डार रिस्पॉन्ड टू JIT रिपोर्ट, इमरान आस्क्ड टू फाइल टेस्ट डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा नो मेजर चेंज, वही रुपये के हवाले से बात हो रही है, डॉलर के हवाले से बात हो रही है कि इतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। जबकि बिजनेस रिकॉर्डर में आज जो अहम खबरें हैं उसमें अगर आप पेज नंबर 4 देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अहम खबरें इंटरनेशनली भी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के हवाले से भी वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर खबरें हैं। तो ये तो थी आज की अखबारात की खबरें जो मैंने और सादिया ने आपके साथ शेयर की। जी बिल्कुल, मजीद जो खबरें हैं वो हम जानेंगे लाइव। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे से जारी बारिश का जोर टूट गया है। आपको बताएं मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, कैसा मौसम है और महकमा मौसमियात ने क्या बताया है मौसम के हवाले से, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से राना तारिक। राना तारिक, सबसे पहले तो बताइएगा मौसम एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद में, क्या कहना है महकमा मौसमियात का कि आज क्या होने वाला है, क्या बारिश पड़ेगी वहां पर? इस्लामाबाद में सियासी माहौल भी खासा गर्म है, ऊपर से सुहाना मौसम है, लोग मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि सियासी जमातों की तरफ से पे दर पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। सियासी माहौल का खासा गर्म है। JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में भी जो है सियासी रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सर जोड़ के बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी अपने अपने मुतालबात पेश कर रही हैं। एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, दूसरे की शुरू होती है, दूसरे की खत्म होती है, तो तीसरी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसलिए सियासी माहौल का खासा गर्म है। उस सियासी माहौल को ठंडा करने के लिए कुदरत ने जो है मौसम भी बहुत सुहाना कर दिया है। बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2-3 रोज तक मौसम जो है ऐसा ही रहेगा और बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। जी ठीक, राना तारिक अपडेट कर रहे हैं हमें और उनका कहना है कि सियासी गर्मा गर्मी जारी है लेकिन इसके बावजूद मौसम जो है वो काफी ठंडा है। डेफिनेटली मौसम तो ठंडा है। और लाहौर का जो मौसम है, कराची की अगर बात की जाए तो कराची में ज्यादा बेहतर मौसम हो रहा है क्योंकि कराची में आज 31 सेंटीग्रेड और लाहौर में 33। तो कराची से ही हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ने हमें ज्वाइन किया और इनसे जानते हैं कि शहर में आज क्या क्या होने जा रहा है आज बहुत अच्छे मौसम के साथ। जी सबा, आज कराची अगर मौसम की बात करें तो कराची में ऐसे महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से जुमे तक बारिश की पेशगोई की गई थी। कराची के मुख्तलिफ एरियाज में बारिश ज़रूर हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी। लेकिन कराची का हमेशा से जो मसला रहा है बारिश के बाद जो मुख्तलिफ चीज़ें जो सामने आती हैं जिसमें कचरा एक बहुत पहचान बनता जा रहा है कराची की, एक वो, और उसके अलावा जो गंदगी गलाजत है और उसके बाद जो चिकन गुनिया के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। और कल भी मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो खासे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो शहरियों का मुतालबा है कि जो केसेस को अपना कम करने के लिए फ़िलहाल फौरी तौर पर कराची में असर नौ जो है वो जो सफाई है उस पर जो है वो अपना काम किया जाए। लेकिन कोई भी बदकिस्मती की बात यह कि ना सिंध गवर्नमेंट और ना ही जो बल्दियाती इदारे हैं वो इस पर जो है फोकस कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहर के जो है वो कुछ मनसूबा जो है वो जारी है जिसकी वजह से बदतरीन सूरत हाल है शहर के अंदर। लेकिन मनसूबे तो जारी है कफील अहमद। इस मौसम में हम देखते हैं मक्खियां मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या कोई स्प्रे करने के इंतजाम नहीं किए गए हैं? देखिए, मेयर कराची ने जो है वो लास्ट वीक स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया था लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वहाँ 10 कैमरे पहुंच गए उसके बाद स्प्रे मुहिम जो है वो शुरू की गई और जब मेयर कराची चले गए उसके बाद उस स्प्रे मुहिम का मैंने बाकायदा वहाँ सर्वे किया था। कोई स्प्रे कोई वही वहाँ की हालत बिल्कुल दोबारा सर्वे किया तो वहाँ पर उनको ऐसी कोई कैंपेन नहीं दिखी, जबकि यही कहा जा रहा था कि रोजाना मगरिब के बाद स्प्रे किया जाएगा। खैर, कफील अहमद अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं लाहौर का और जानते हैं हमारी नुमाइंदा मियां फर्रुख वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि आज हुमा भट्ट हमारे साथ नहीं है, मियां फर्रुख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी फर्रुख बताइएगा, वहाँ तो काफी गर्मी है हमने सुना है।
जी नहीं, कल से जो होने वाली बारिश खासा खुशगवार कर दिया है और आज सुबह से भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, जिसने मौसम के मिजाज को मजीद हसीन कर दिया है। और इस वक्त जो है जिंदा दिलाने लाहौर की एक बड़ी तादाद मौसम को एंजॉय करते हुए आज वर्किंग डे होने के बावजूद पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर रही है। और खसूसन खानों के दिलदादा जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे हसीन मौके को तो कभी हाथ से जाने नहीं देते। तो इस वक्त जो है वो नाश्ता पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर भी खासा रश दिखाई दे रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मौसम को एंजॉय कर रही है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद है वहाँ पर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी मजीद बारिशों का इम्कान और मौसम को मजीद ठंडा होने की पेशगोई की है। ये सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब के दूसरे शहरों फैसलाबाद, गुजरात लोगों का कहना था कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, कल गर्मी थी लेकिन शाम में बारिश हो गई जिसके बाद काफी खुशगवार हो गया है मौसम। और लाहौरी हो और एंजॉय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जितने भी नाश्ता पॉइंट्स है वहाँ पर काफी रश लगा हुआ है, तो वहाँ का मौसम भी बिल्कुल नाश्ता पॉइंट्स पे तो रश लगा हुआ है, यहाँ की फूड स्ट्रीट्स भी खाली नहीं है। खैर गुड मॉर्निंग। आज कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताया कि कराची में बारिश बरसे 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन अक्सर इलाकों से निकासियाब ना हो सका। शहर कायद के नाले कचरे से भरे पड़े हैं, गटर उबल रहे हैं, कई इलाकों में गंदा पानी और गंदगी गिलाजत के ढेर में तब्दील हो गई है। यही नहीं, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद भी सुना दी है। और महकमा मौसमियात तो नवीद सुना देता है लेकिन उसके बाद जो बर्दाश्त करना पड़ता है वो कराची के शहरियों को करना पड़ता है, जो कि आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कराची में ही नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके में मौजूद अब्दुल्ला कॉलेज के करीब पानी की पाइपलाइन फटने से दर्जनों गैलन पानी सड़क पर बहने से इलाके में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। एक तरफ पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से आवाम परेशान है तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड का अमला कार्रवाई करने से कासिर नजर आता है। इंतहाई बुरी सूरत हाल है और ये तो आंखों देखा हाल है, क्योंकि जो मेरा रूट है मैं इसी तरफ से गुजर रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि इस इलाके में जिन लोगों के घर बने हुए हैं सादिया, वो ये कर रहे होते हैं कि बाल्टी भर भर के जो है वो फेंक रहे होते हैं बाहर। और अब आपको बताएं कि इस करदू में वाक़े सतह समंदर से 14,000 फुट बुलंद सयाहती मुकाम देवसाई में मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। देवमालाई सैरगाह के सर्द मौसम और रोमानवी नज़ारों ने गर्मी के सताए सयाहों को अपना दीवाना बना दिया है। बड़े तो बड़े फैमिली ट्रिप में सब ही कर रहे हैं मजे, और इस मजे की जो फुटेज है, इस हसीन नज़ारे की जो फुटेज है वो आज न्यूज़ आपको इस वक्त दिखा रहा है। क्या मनाजिर हैं, कितनी खूबसूरती है हमारे मुल्क में और कितने मजे से लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। जी बिल्कुल सबा, ये फुटेज देख के तो दिल चाह रहा है कि वाकई यहाँ पर जाया जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए। जिस तरह चारों तरफ से खबरें मौसूल हो रही हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे ढेर सारी बातें समर कैंप के हवाले से। वेलकम बैक। बात करेंगे यस्टरडे टॉप स्टोरी की। तो आपको बताएं कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करने का फैसला किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में 17 जुलाई को अदालत में पेशी की भरपूर तैयारी की हिदायत की गई। लेट्स सी क्या होता है 17 जुलाई को। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, वजीर दाखिला चौधरी निसार समेत अटॉर्नी जनरल अशतर अफसाफ के अलावा मुशीर, कानूनी और आईनी माहिरीन भी शरीक हुए। शुरका ने JIT की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया और इजलास में फैसला किया कि सतह की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात का भरपूर जवाब देगी। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की और कानूनी लाहे अमल पर ही चलते रहने का आयादा किया। और जनाब आज एडिटोरियल में क्या है, इस खबर पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बल्कि हमें लाहौर से ज्वाइन किया है हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनवर हाशमी साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। जी, मौसम कैसा है लाहौर का? मौसम बहुत अच्छा है लेकिन लाहौरी उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे। ओ बिल्कुल, मुझे पता है क्या वजह है ना एंजॉय करने की। अच्छा, क्या है एडिटोरियल्स में आज? पूछा ही नहीं है कि क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे। अच्छा, मैंने कहा मुझे वजह, अच्छा चले जी, चले बता दें पहले लाहौरी एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे मौसम को। वो मुझे पता था आप क्या कहने वाले, लेकिन फिर भी बोलिए। नहीं चले ठीक है, उनके लीडर ज़ेरे अताब आए हुए हैं ना, तो इसलिए मौसम अच्छा, कोई मौसम अच्छा नहीं लग रहा। चले जी,
क्या है? अच्छा, आज भी यकीनन जो है उसके जितने भी फॉलो अप एडिटोरियल हैं या कॉलम हैं वो तमाम अखबारात में हैं। उसमें से चंद टॉपिक्स जो हमें अच्छे लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि डेली टाइम ने अपने एडिटोरियल का जो टॉपिक रखा है वो है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और डॉन का एडिटोरियल है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर स्टेप असाइड। और रोजनामा जंग ने लिखा है कि सियासी दर्जा हरारत ना बढ़ाएं। रोजनामा दुनिया ने लिखा है कि अब क्या करना चाहिए। और रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया है कि सच की तलाश का मंजरनामा। हम क्या तो ये तो है मेन जो जी बिल्कुल। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो तमाम अखबारात का जो निचोड़ है इदारियों का, उसमें इस बात पे जोर तो फरीकैन को पढ़ने के लिए कबूल करना पड़ेगा। और उसका तरीका ये है कि मंडे को अदालत में जाने से पहले सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अदालत में जाने से पहले ही क्लैश हो गया तो फिर ना ही ये एहतसाब का निज़ाम रहेगा और ना ही इस JIT के प्रोसेस का कोई जो है किसी को फायदा होगा, दोनों फरीकैन को नुकसान होगा। तो अखबारात के इदारिये ने ज्यादातर इस पे जोर दिया है। खास तौर पे उस इदारिये की चंद लाइनें हैं कि इस दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए अदालत को यकीनी बनाना है कि पनामा केस की कानूनी जंग आईनी दायरा इख्तियार के अंदर रहे। यानी ये तमाम इदारियों का जो है इसमें खास तौर पे जो मेन नुक्ता है वो ये है, जिस पे बाकी तफसीलात वही हैं जो हम और आप डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि और इसके साथ साथ एक कॉलम का जिक्र करता हूँ, फिर मैं आपको मौका देता हूँ कि आप जो पूछना चाहें। क्या अय्याज मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि तमाम अशखास को हर वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी कौम का भी बेवकूफ बनने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इसका मतलब है हर शख्स ने, हर राइटर ने अपने लिहाज से GIT और उसके बाद की सूरत हाल को जो है जिस तरीके से डिस्कस किया, ओवरऑल जितने भी इदारे आपने अभी तक हमें बताए उन सब में ये चीज सामने आ रही है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अब तो वजीर आजम नवाज शरीफ के ऊपर एक तो दबाव डल रहा है कि आपने इस्तीफा देना है, दूसरा ये कि लोग खुश हैं इस बात के ऊपर कि फाइनली किसी का एहतसाब तो होने जा रहा है और अगर हुआ भी है तो अभी उसे एक्सेप्ट करना होगा। जबकि हम देख रहे हैं हुक्मरान जमात की जानिब से तो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आपको क्या लग रहा है अनवर हाशमी साहब कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्योंकि उसको चैलेंज कर दिया गया है, JIT की रिपोर्ट को हुक्मरान जमात की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल ठीक है। पहले तो जो आपने हुक्मरान जमात इसको कबूल नहीं कर रही उसकी बात की है, तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ अपने दौर इक़्तिदार में जो सबसे ज्यादा इसी अदालती निज़ाम के बारे में अशार पढ़ते थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो अब वाकई अदल तो साहिब औलाद हो गया है, लेकिन अब शहबाज शरीफ फिर अपना वही शेर रिपीट कर रहे हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो ये तो उसका लुबे लुबाब हो गया हुक्मरान जमात की सोच का। लेकिन एक डेवलपमेंट ये जरूर हुई है अदलिया की तरफ से, सबसे जो एक सस्पेंस था कि JIT रिपोर्ट आएगी और कितने दिन अदालती बेंच उसको पढ़ता रहेगा और फिर उसका इंकशाफ हो गया। उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है कि सबसे पहले उस कॉपी को आउट कर दिया है, जिसके बाद जो एक गुब्बारे में हवा भरी हुई थी जिसके ब्लास्ट होने का खतरा था, वो मंडे की पेशी से पहले ही जो है उसकी भड़ास निकाल दी गई है तमाम फरीकैन ने। तो अब अदालतों के लिए आसानी हो जाएगी सुनने की। और दूसरा एक इल्जाम आ रहा था कि वन साइडेड जेर एताब हो रही है एक खानदान जो एक जमात। तो कल चीफ जस्टिस के जो इमरान खान के केस के बारे में रिमार्क्स थे उससे भी एक बैलेंस नजर आया है और जख्मों पे जो है वो मरहम जो है रखा गया है कि इमरान खान आप भी जो है इस चीज के अलमबरदार हैं, तो अब आपको भी अपनी तमाम चीजों का, तमाम रसीदों का हिसाब लेके आना पड़ेगा और आज और कल इमरान खान को भी उसी अंदाज में अदालत में पेश होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। उनसे भी पूछताछ की गई है कि 1983 में जो उन्होंने फ्लैट्स लिए थे वो कहाँ से लिए, उसकी तफसीलात जमा कराएं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो अब एक चीज़ है जो हुकूमत की जानिब से अब फिर एक दफ़ा सामने आई है, पहले जब ये केस था तो वो कहते थे कि जी हम जाएंगे JIT में जवाब देंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, लेट्स सी क्या होता है। अब वो कहते हैं जी अब हमें वॉल्यूम 10 का इंतजार है क्योंकि JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है तो वो जो है वो उसमें उनको काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि ये तो सिंपली ट्रैश है।
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। सियासी रिएक्शन जिसमें हर चीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ हुक्मरान लीग ने ये भी आपको बताया है कि उनकी आईनी टीम और कानूनी टीम जो इसका जो जवाब देंगे वो मंडे को जाके अदालत में देंगे, क्योंकि जैसे कल इसहाक डार ने मीडिया के सामने अपने तमाम असासे जो है बयान करके थोड़ा सा फिजा को हमवार करने की कोशिश की है, तो दोनों फाइट हुकूमत करेगी, साथ साथ कह रहे हैं। कल इसहाक डार साहब ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी डिस्क्राइब किया है। अच्छा, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? अगला एडिटोरियल जो है वो भी है इसी हवाले से ही कि JIT, तो उसमें ज्यादा जो कुछ अखबारात की इदारी हैं जिन्होंने उसको इस तरफ लेके गए हैं कि उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि JIT रिपोर्ट के आप कुछ हिस्से से तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन बाकी हक़ाइक़ को आप नहीं जुटला सकते। तो बार बार ये कहा आज़म ने अगर अपनी सियासी पोजीशन बचानी है तो उसको जो है वो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इससे जो है उनकी सियासी साख भी बहाल हो जाएगी और उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो भी जो है किसी भी नुकसान से बच जाएगी। तो ज्यादातर हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पब्लिक किया जाना पॉसिबल है, लेकिन एक 10 नंबर की फाइल कही गई थी स्पेशली JIT की जानिब से कि इसको पब्लिक ना किया जाए। वो काफी हसास फाइल है और उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात जो है वो ज्यादा तशवीश में है और उसको लेके तमाम लोग तशवीश में है कि उसमें ऐसा क्या है। अनवार हाशमी साहब, आपसे आगे भी डिस्कस करना चाहेंगे, JIT के अलावा क्या कुछ डिस्कस किया गया है इदारियों में? देखिए, आज तो तकरीबन 99% JIT डिस्कस हुई है, बाकी कोई बिल्कुल ही इलाकाई किस्म के मसाइल हैं। लेकिन सॉरी, मैं आखिरी बात कह दूं कि 10 नंबर वॉल्यूम जो है उसके अंदर कोई ऐसा इंकशाफ नहीं है। JIT बता चुकी है कि जो गैर मुल्की जो कंसल्टेंट थे उनसे जो राय ली गई है तो वो आईनी तौर पे उनको एक्सपोज नहीं कर सकते, वो अदालत की हेल्प के लिए रेफरेंस दिए गए हैं। तो उस वॉल्यूम में वो चीज है, उनका केसेस या स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आज JIT के एडिटोरियल थे, उनकी डिस्कशन हुई और सादिया वही कहा जा रहा है जो कल मैं कह रही थी एग्जैक्टली कि सेम वेक सिचुएशन चल रही है और वही नून लीग की जानिब से कि अगर ये दस्तावेजात और रिपोर्ट नहीं मानी गई तो फिर जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम JIT से हटकर भी थोड़ी खबरें शामिल करने की कोशिश करेंगे, मुसलसल हमारे प्रोड्यूसर्स भी ये बोलते रहे उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, लेकिन हमें जिस तरीके से अनवार हाशमी भी बता रहे थे कि 99.9% जो है अखबारों में यही सब कुछ मिल रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे वर्ल्ड स्टोरी और आपको बताएं कि अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात की है। इंतहाई अहम मुलाकात। इस मुलाकात में अमरीका और कतर ने दहशत गर्दों की माली इमदाद पर काबू पाने के लिए मुश्तरका लाए अमल बनाने की किए हैं। क्या बात है जी, मुआहिदा तय पा गया। वेलकम बैक। शो में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और खास तौर पर सब बच्चे जो हैं हमारे समर कैंप, जब हमने अपनी थीम अनाउंस की थी तो काफी शौक से बैठे हुए होंगे। समर कैंप के हवाले से कुछ बात होने वाली है, तो नाज़रीन बात कर रहे हैं हम बच्चों के लिए साल के सबसे पसंदीदा महीने जून और जुलाई होते हैं, क्योंकि इन महीनों में ही गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल नहीं, होमवर्क नहीं और कोई काम नहीं होता है तो सिर्फ खेल खेल और खेल। जी हाँ, बिल्कुल। और इस खेल खेल में क्या एक्टिविटी होती है, इस खेल खेल में कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग होती है और इस खेल खेल में और क्या क्या एंजॉय किया जाता है, इसका जवाब तो सिर्फ समर कैंप दे सकता है और वहाँ पर मौजूद उनकी इंस्ट्रक्टर अंबर। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मैं अंबर हूँ, I look after this summer camp here. इधर आते हैं बिकॉज इट्स अ चेंज फॉर देम, क्योंकि स्कूल एक मोनोटनस चल रही होती है, लाइक के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से ट्यूशंस एंड एवरीथिंग, सो इट्स अ फ्रेश ब्रीदर फॉर देम, यू कैन से कि वो आके यहाँ पे सिर्फ आर्ट कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दे आर स्टूडेंट्स जिनको होता है कि दे आर गुड विद आर्ट्स एंड दे वांट टू पॉलिश ऑफ देयर स्किल्स, तो वो इसलिए इधर आते हैं। अदर देन दैट देयर आर सम जो अपने स्किल्स सीखना चाहते हैं कि व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, कि वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दीज आर द पीपल दैट दे डू कम हियर। 2 weeks is a short time वैसे, but yes they get to explore different mediums, जिस तरह एक्रिलिक्स हो गया, वाटर कलर हो गया, जो उन्होंने नहीं किया तो उनकी टेक्निक्स थोड़ी सीखते हैं कि किस तरह करना चाहिए, हाउ टू होल्ड ब्रश, किस तरह वो करते हैं। सो दे लर्न फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स देम कि वो शुरू में स्टार्ट को चाहते हैं जिनको नहीं आता होता, एंड दे स्टार्ट लविंग इट, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है,
सो इस तरह चेंजेस वैरी करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ होते हैं जो दे आर ऑलरेडी गुड विद देयर ड्राइंग बट दे इम्प्रूव, दे पॉलिश ऑफ देयर स्किल्स। कुछ एक्टिविटीज़ हम चेंज करते हैं, कुछ हमारी हैं जो हम कंटिन्यू रखते हैं एवरी ईयर, जिसमें हमारा जिस तरह आर्ट कोर्सेज हैं वो हमारे ऑयल पेंट कर दिया, वाटर कलर हम हमेशा करते हैं, देन स्केचिंग ड्राइंग हमारी हमेशा होती है। अक्सर ईयरली डिफरेंट चीज़ों की डिमांड्स भी आती हैं, कुछ लोगों की सजेशंस भी आती हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी डिसाइड ऑन द कोर्सेज कि किस तरह करना है। सो अराउंड मार्च से हमारी सारी जो है तैयारी अर्ली ईयर में स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह हमें समर कैंप को लेके चलना है, व्हाट आर द कोर्सेज वी आर गोइंग टू ऑफर, हाउ मेनी कोर्सेज आर गोइंग टू बी ऑफर्ड, and if they like, they want to extend those two courses, they can continue with the same courses in the future, or they can opt for other two courses. That's their choice. There are times कि जब वो कोई और कोर्स कर रहे होते हैं लेकिन वो देखते हैं दूसरे बच्चों को कि वो कर रहे हैं काम, दूसरे फील्ड्स में कर रहे हैं, दूसरे कोर्स में कोई फोटोग्राफी में वो देख रहे हैं, पेंटिंग में क्या हो रहा है, तो वो इनका वो डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट एंड दे वांट टू एक्सप्लोर इट, दे से कि वी वांट टू डू दिस कोर्स एज वेल, तो वो फिर दोबारा री एनरोल जब करवाते हैं तो वो कर लेते हैं। जी बिल्कुल सबा, हम देख रहे हैं कि अंबर ने किस किस तरीके से बताया, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं जो छोटे छोटे बच्चे मिलकर कर रहे थे और वाकई इस तरीके से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, झटपट खाना बनाना है और वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखते हैं रैपिड रेसिपी। जनाब कितने ज़बरदस्त किस्म के गार्लिक परमिशन जो है ये इन्होंने बनाया, परमिशन मावरा ने। अच्छा सादिया, मैं सोच रही थी कि गुड मॉर्निंग आज में मावरा की रेसिपी से मुझे खाना बनाना आए या ना आए, लेकिन बाल बनाने ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि देखिए अब मेरे बाल पाए। समर कैंप में मौजूद इंस्ट्रक्टर फरीहा रंजानी से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है समर कैंप्स के हवाले से, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान में समर कैंप्स के पायनियर मुस्लिम रजा साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आगाज किया है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं समर कैंप की अहमियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप
समर कैंप के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 महीने की छुट्टियां आती हैं और उसमें बच्चों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उनकी जो सेंटर चॉइस होती है, फोकस चॉइस होती है, वो यही होती है कि उनको उनके फ्रेंड्स के साथ समर कैंप्स भेज दिया जाए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं और उनको पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि समर कैंप बेसिकली है क्या। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, समर कैंप जो है उसमें जो एक्टिविटीज़ हम कराई जाती हैं, क्योंकि मैंने इसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। अच्छा। आज लोगों ने इसको फॉलो किया और फिर आज गली कूचों में समर कैंप्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इसकी बड़ी अफादियत है और चूंकि असल में बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ये हमने तमाम उन मुल्कों से ली हैं जहाँ पे हर चीज़ रिसर्च ओरिएंटेड होती है। बिल्कुल, ऐसे कोई काम नहीं होता। ठीक है ना। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में चूंकि आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो है प्रिविलेज क्लास जो है वो तो 2% है, बाकी सारे वो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं। बिल्कुल। स्कूलों में भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपको पता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसी कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं मिलती। ठीक है। अमूमन जो है ग्राउंड्स मिलते हैं, उसमें जो बच्चे खेल लेते हैं अपने रिसेस में या ब्रेक में, उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मिलती। तो मैंने पाकिस्तान में जब मैंने शुरू किया तो सबसे मेरा जो मेन इस पर जो फोकस था वो था स्विमिंग। Okay. और मैं ये बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने 25,000 बच्चों को स्विमिंग सिखाई है। That's really great. हाँ, टिल 1984 टिल नाउ। Okay. तो उसके बाद और नेचुरली बच्चों में स्विमिंग का एक इतना जबरदस्त शौक होता है। हाँ. क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि आप ये जो इसकी जो प्रोविजन है वो आप घरों में नहीं दे सकते नेचुरली। और वो भी बच्चे जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उनके तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी तरह वो बेचारे नहरों में, पाकिस्तान में कराची में कहाँ जाएंगे, समुद्र में जाके नहाएंगे। मानसून के सीजन में समुद्र में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावा देना। ऐसे होते हैं जिससे कभी भी हम रिकमेंड नहीं कर सकते। मुस्लिम साहब, आपने जिस तरीके से डिस्कस किया कि आप पायनियर्स में से हैं, नो डाउट 84 का ही वो टाइम होगा कि समर कैंप आगे की जानिब बहुत ज्यादा स्कूल्स में इसका ट्रेंड चला और फिर लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। आपने कहा कि मैं स्विमिंग को ऊपर खास तौर पर फोकस करता था। बिल्कुल। अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है इसमें। हम समर कैंप्स में देखते हैं कि एज के हिसाब से बच्चों की एक्टिविटीज जो है वो डिसाइड की जाती हैं, फिर जिस्मानी भी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के गेम्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें सिखाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं, अब कितनी ज्यादा चीजें आगे जा चुकी हैं और किस एज के बच्चे के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, बच्चों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए, इंडोर गेम्स से हटाने के लिए, आउटडोर लाने के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया ये। और देखें, मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर चीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है। यानी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस। यानी पहिया जो है वो हमेशा आगे बढ़ेगा। आप कभी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पहिया जब पीछे चला जाएगा। तो जब मुझे याद है कि जब मैंने नेचुरली मैं फिर समर एक्टिविटीज को मैं बहुत पीक पर लेकर आया, तो फिर मैंने अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज किया। प्लांटेशन की तरफ गया मैंने बच्चों को जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट की उनके लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फॉरेस्ट जो है 4% रह गया। तो मैंने कहा इतनी बड़ी हमारे पास स्कूल की एक वर्क फोर्स होती है, तो उसको मैंने कहा चैनलाइज किया जाए, उसको ग्रीन फोर्स में कन्वर्ट किया जाए। और वही बच्चे नेचुरली सब आपको जानते हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, वो तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें खुद लाए अमल के लिए मैदानी अमल में आना पड़ेगा। बिल्कुल मुस्लिम साहब, हुकूमत तो इस सिलसिले में कोई काम कर नहीं रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने अवाम की बात की, तो अवाम तो कुछ अवाम प्रिविलेज है और कुछ अवाम अंडर प्रिविलेज है। कुछ नहीं, बेनतहा बिल्कुल 98%। हाँ बिल्कुल 2% प्रिविलेज है। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहला काम तो यही है ना कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि समर कैंप की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में समर कैंप में बच्चों को भेजना प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को समझाना मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को समर कैंप्स में भेजें। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा तो एक्सपीरियंस है तकरीबन आप समझ 20 से 25 साल का। मैंने ऐसे बच्चों के फीडबैक्स मुझे मिले हैं, उनके पेरेंट्स ने दिए हैं कि वो रात को अपने सराहने सारी चीजें रख के सोते हैं। किसी ने मार्शल आर्ट्स करना है तो अपने कराटे का सूट रखे है, स्विमिंग करनी है तो स्विम कैप रखता है, वो गॉगल्स रखता है, और जो उसके गैजेट्स होते हैं वो का जो आप समझ लें कि जो उनका जो हाइप इतनी क्रिएट हो जाती है उनमें, और एक अब चूंकि इतना जो है हर चीज जो है आप ये समझ लें कि स्पेशलाइजेशन की तरफ चली गई है, एडवांसमेंट की तरफ चली गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जमाने में मैंने फन साइंस शुरू कर दिया था। उस जमाने में लोगों को फन साइंस का नहीं पता था कि ये फन साइंस क्या चीज है, कि बच्चे बैठकर मुख्तलिफ चीजें बनाते थे, उसमें गैजेट्स होते थे, उनको साइंस से उनको वाकफियत भी होती थी। इसी तरीके से बहुत चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि पोट्री है, फिर
पेंटिंग में हमारे पास इतने मीडियाज हैं जिसमें हम ऑयल पेंटिंग पे जाते थे, हम स्केचिंग पे जाते थे, हम कैलीग्राफी पे जाते थे। और ऐसे ही अब चूंकि यही दौर चूंकि आगे बढ़ रहा है और अब और मजीद कोर्सेज जो है इंडल्ज हो रहे हैं इसमें। सही। मुस्लिम साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम अपने बड़ों से सुनते आए, बड़े क्या कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही बच्चों को वालिदैन की जानिब से कर दिया जाता है कि नहीं आपने सिर्फ पढ़ना है। बाहर खेलना और ख़ास तौर पर ग्राउंड्स में, ग्राउंड्स तो खैर हमारे यहाँ पॉसिबल रहा ही नहीं इतनी ज़्यादा हो, लेकिन आउटडोर गेम्स और बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। वालिदैन को किस तरीके से गाइड करते हैं आप, किस तरीके से समझाते हैं कि भाई आपने बच्चों को इस तरफ लेकर आना है, सिर्फ पढ़ना लिखना ही काम नहीं है? देखें, एक बहुत बड़ा एक साइकियाट्रिस्ट है, उसका ये कौल मकूला है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। डेफिनेटली। तो आप अगर किसी बच्चे की जो है जिस्मानी सेहत की तरफ से गाफिल हो जाएं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जहनी तौर पर भी वो एफिशिएंसी दिखा सकता है या वो सलाहियत दिखाते हैं, माशरे का एक मुफीद कारकुन बन के आ सकता है। देखिए इसमें जो इस सब पूरी दुनिया का ट्रेंड है कि देखें लोग जो हैं, आप अगर कितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी हों और अगर आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप यकीन, या मैं आपको बताता हूँ कि जब बड़े यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मेरे पास आते थे और कहते थे जी आप हमें एक सर्टिफिकेट बना दें। क्यों? क्योंकि इसलिए कि रिक्वायरमेंट इंटरव्यू में हम फेल हो जाएंगे। वो हमसे पूछेंगे कि आप बताएं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी की, आपने कौन कौन से कोर्सेज लिए, आपने क्या, क्योंकि उससे ये जजमेंट होती है कि एक पर्सनालिटी मुकम्मल उसी तौर पर शख्सियत बन पाती है। उसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं पर्सनालिटी के अंदर। अच्छा, मुस्लिम कि बच्चों को किस तरीके से 2 महीने के अंदर हेल्दी एक्टिविटी और हेल्दी एटमॉस्फेयर फराहम किया जाए। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी इसके हवाले से, समर कैंप्स के ऊपर ही मैंने काम किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई थी तो मैं सुन के बड़ा शॉक्ड हुई थी। उन्हीं के हवाले से उन्हीं का क्वेश्चन आपको थ्रो करती हूँ कि जब हम वहाँ पर गए और बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा कि आप अपने बच्चों को समर कैंप्स में क्यों नहीं कराते, तो उन्होंने कहा जी ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी बातें मानते हैं तो समर कैंप वाली बात ना माने। हम अपने बच्चों को समर कैंप में इसलिए नहीं वहाँ पे लेके जाते, एडमिशन कराते, क्योंकि समर कैंप्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो हमारी रेंज से बाहर होते हैं और फिर उसके बाद उनको लेके जाना, फिर उनके पिक एंड ड्रॉप में खर्चा आता है, फिर उनके लिए समर कैंप्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप कहते हैं ना 98% जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, वो उसमें 40 to 50% वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि समर कैंप जाए, बट दे कांट अफोर्ड समर कैंप। ये तो आप देखें, यही सभा के क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैं इस अपने पूरे कैरियर में इस पे हमेशा लड़ता रहता था कि देखें, मैं हमेशा कहता भी था, बड़े न्यूज के बहुत से प्लेटफॉर्म से, टीवी पे भी मैंने बताया कि देखें, हम अगर एक बच्चे को स्विमिंग में कराता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है ना, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उसको भी वो हक है कि वो एक साफ पानी में स्विमिंग करे। मैं उसको ये हक से महरूम नहीं कर सकता कि उसको ले आके मैं नहर में ले जाऊं या किसी में अंडरपास में ले जाऊं या जोहड़ बना हुआ उसमें इसको स्विमिंग करा दूं। नो, उसको भी वही हक है जो प्रिविलेज क्लास के बच्चे को है। वो भी हाई कंटेमिनेटेड वाटर में नहीं मैं उसको लेके आ सकता, गंदे पानी में नहीं लेके आ सकता। लेकिन इधर मसला ये कि हमारे मुल्क में चूंकि गवर्नमेंट जो आपको देखें, हम एक खामोश तमाशाई की हैसियत से हमें नजर आती है, तो ये इन तमाम मामलात में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखें, आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो लोगों ने वहां पर आप देखें कि गवर्नमेंट ने इस तरह के जितने स्पोर्ट्स हैं उनको बड़ा सस्ता बनाया हुआ है, महंगा नहीं है। हमारे मुल्क में क्या महंगा है वो। इस वक्त आप समझ लें, कुछ अरसा गुज़श्ता जो अखबार में मैंने मेयर ऑफ कराची को भी पैगाम दिया था कि देखें, आप इतने पार्क्स डेवलप हुए पाकिस्तान, यहाँ कराची में, हर पार्क में छोटा सा स्विमिंग पूल बना दें। कोई ऐसा बंदा, मेरे जैसा बंदा है, मैं बिकॉज आई नो इसके सब, मैं इसकी सारी टेक्निकलिटी से वाकिफ हूँ, मैं उसको मेंटेन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि वो जो आपने अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो अंडर प्रिविलेज आके, और मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि चूंकि देखें हमारे मुल्क में जब कोई चीज होती है तो उसमें फिर क्योंकि सारी बात का मफहूम यही आ जाता है, फिर उसमें एक बिजनेस थिंकिंग वाला भी आ जाता है, फिर सोचता है कि चलो इसको किस तरह से पैसे बनाए जाए और कैसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक चीज को एक
ग्राउंड बिछाने में पैसा लगता है, लिहाजा आप लोगों के चार्जेस भी उस हिसाब से होते हैं। समर कैंप्स जब आप लोग अरेंज करते हैं तो फीसेस भी फिर उसी हिसाब से लेते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल्स के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट वेंचर हो कि स्कूल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स के पास हम देखते हैं कि ग्राउंड्स भी मौजूद होते हैं और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होता है और वो स्कूल्स बंद होते हैं समर कैंप। बहुत काम किया ऐसे मैंने स्कूलों से कोलैबोरेशन किया और उनके साथ उन्हीं के सारी चीजों को इस्तेमाल किया और हमने नेचुरली मैंने अपनी एक्सपर्टीज मैंने अपनी दी, उनकी भी एक्सपर्टीज ली वहाँ पर और इस तरह करके किया। इस तरह बहुत अच्छा आपने ये बात कहा है और इस तरह ये बड़ा प्रैक्टिकल है। ये इससे ये होता है कि वो पैसे जो हम एक पूरा प्रेमिसेस हायर करके ले रहे हैं या हम जाके नए सिरे से चीज बना रहे हैं। इवन मैंने KMC का एक पूल था यहाँ पर, ये PCHS में होता है जो नेचुरली गवर्नमेंट का है, वो उसके साथ भी मैंने मिलके काम किया और उनको कहा मसला उसमें ये आता था कि नेचुरली जैसा हमारे अरबाब इख्तियार का सिलसिला है कि वो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती थी, उसको प्रॉपर उसमें केमिकल्स नहीं डलते थे, तो फिर हमें वो होता था बच्चे गए इचिंग शुरू हो गई, किसी की आंखें लाल होनी शुरू हो गई। तो इन चीजों को भी मैंने बड़ा अपने पूरे कैरियर में इनका भी मुकाबला किया है और मैं आखिर में इसी नतीजे पहुंचा हूँ कि हमें एक कानून, जिस तरह बहुत से हम कानून पास करते हैं तो ये इसको ये एक मुस्तनद हकीकत है, एक सेहतमंद दिमाग के साथ आगे काम नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही है स्कूल के साथ कोलैबोरेशन की, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो वर्कआउट होना चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल्स भी ऐसे हैं जो अपने समर कैंप्स की कैंपेन देते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा हिट क्यों नहीं है या वो इतनी ज्यादा मशहूर क्यों नहीं है, वो इतनी ज्यादा रनिंग में क्यों नहीं है? उसकी वजह ये होती है सर कि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं जी हम स्कूल के समर कैंप में नहीं जाएंगे, वहाँ तो हम सारा साल ही जा रहे होते हैं, वही टीचर्स वही चेहरे सेम एटमॉस्फेयर, तो वो फिर एक चीज जो है ना सेम हो जाती है, तो वो ड्रैग हो जाता है। उसमें ये होता है कि वो आपने वो तमाम वो कोर्सेज जो कि आम हालात में, जैसे मिसाल के स्कूल में कराटे होता है, अब उन्होंने कराटे को उस दिन उसको उसका एक फीचर बना दिया, पेंटिंग को फीचर बना दिया, उसमें आपको नेचुरली उसमें आपको वैरायटी देनी पड़ेगी, क्योंकि और बच्चों में मैं आपको बताऊं मेरे साथ तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते थे। जब मैंने इसका आगाज किया तो पेरेंट्स आके मेरे साथ बैठते थे तो कहते थे, क्योंकि हमारी कराची की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए सारी हमारी वर्टिकल ग्रोथ है यहाँ पर, तो अब क्या है कि पहले हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, बच्चे बाहर निकलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर लेते थे। अब क्या है कि माशरा भी कुछ इस तरह का हो गया है कि आपने बच्चों को ऐसे बाहर नहीं भेज सकते, कोई रेकलेस ड्राइवर आके उनको कुचल दे या वो बच्चे जो है किसी क्रॉस फायरिंग में आ जाए। तो अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो मुझे जो फीडबैक मिलता था वो ये मिलता था कि हमारे बच्चे जब से छुट्टियां हुई आपस में लड़ रहे हैं, बड़ा छोटे को मारता है, छोटा उससे छोटे को मारता है, छोटा सबसे छोटे को मारता है, और फिर माँ सबको मिलकर मारती है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन बहुत सारी बातें आपसे हमने सीखी और हमारे जो देखने वाले हैं खासतौर पर वालिदैन, उन्होंने सीखी होंगी कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समर कैंप, और जिस तरीके से आप पाइनियर्स में से हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी अच्छी चीज को लेकर चल रहे हैं और अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि इससे कितनी इनकम आ रही है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसको जारी रखिए। और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि जो वालिदैन घरों पे बैठे हैं और जो कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो समर कैंप्स में जाएं, क्योंकि इसी तरीके से बच्चों की अच्छी नशोनुमा हो सकती है, मुकम्मल शख्सियत बन सकती है, ताकि वो हमारे माशरे को बेहतरीन तरीके से हमारे मुल्क को आगे लेकर चले। या फिर अगर आप समर कैंप्स नहीं जा सकते हैं तो उसका दूसरा हल ये है कि आप अपने घर के अंदर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रखें कि जब 2 महीने की छुट्टियां हों तो आपके बच्चे बिल्कुल भी बोर ना हो, आप अपनी सारी एक्टिविटीज को तर्क कर दें और उनके साथ भरपूर टाइम गुजारें। तो समर कैंप का नेम बताएं कि समर कैंप गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मसरूफ रखने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस कैंप को बच्चों के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है, ये भी एक चैलेंज है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने हैं समर कैंप के इंस्ट्रक्टर फरीहा रंजानी। वो समर कैंप के लिए एक्टिविटीज भी डिजाइन और वो बच्चों के साथ उन पर अमल भी करती हैं। देखते हैं वो क्या बता रही हैं समर कैंप के हवाले से। मेरा नाम फरीहा रंजानी है और मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट हूँ। मैं ओवरऑल भी क्लासेस देखती हूँ एंड देन मैं असिस्ट भी करती हूँ टीचर्स को। यहाँ पे ये एक्चुअली जून जुलाई में समर कैंप होता है, 2 हफ्तों का होता है। अगर बच्चों को एक्सटेंड करना है तो वो 2 हफ्ते और रह सकते हैं, तो 4 हफ्ते होता है जून में एंड 4 हफ्ते जुलाई में होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। हमारे पास क्ले है, सिंगिंग है, थिएटर है, फोटोग्राफी है, एक्रिलिक्स है, वाटर कलर, स्टिल लाइफ,
एंड कार्टूनिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग है, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, म्यूज़िक कंपोजिशन होता है, कंपोजिंग म्यूज़िक वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, एंड क्रिएटिव राइटिंग है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होता है, एंड प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं। पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं कि लोग सीखें, ड्राइंग सीखें। इसकी यूनिक बात ये है कि ये एक आर्ट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हमारी फैकल्टी भी पढ़ाती है, यहाँ पे हम एज स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं। क्लास टाइमिंग्स एक ही होती हैं, फ्रॉम 10 o'clock to 11:30 एक शिफ्ट होती है, फिर हाफ एन आवर की ब्रेक होती है, एंड देन 12 till 1:30 जो है सेकंड शिफ्ट होती है। तो सारी फिर क्लासेस एक साथ ही होती हैं, सबकी 3 इंटर्न्स होते हैं जो फिर इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं क्लासेस और उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। शुरू में तो कुछ बच्चे जो हैं उनको मुश्किल लगता है कि नए होते हैं, इनकी दोस्ती नहीं हुई होती है, तो इट्स हार्ड फॉर देम कि जो है ना उनसे फ्रेंडशिप करें, कुछ लड़ना भी शुरू हो जाते हैं, हैं बॉयज़ अलग, ये सब अलग, तो फिर एंड में दोस्ती हो जाती है काफ़ी। एंड कुछ होते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं एक दूसरे को, कजन्स वजन्स या कुछ, तो वो ऑलरेडी फिर साथ नहीं होते हैं, तो मुश्किल होता है थोड़ा इनको जो है एक साथ लाना। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट हो जाता है, वी मैनेज। जी बिल्कुल, फरीहा की बातें आपने सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को वो समर कैंप में लेके चलती हैं, और बहुत सी चीजें जो हमने इस पैकेज में देखी कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे वो जो भी कुछ कर रहे थे। बिल्कुल, और पेंटिंग तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है सादिया, जब भी मेरी वेकेशंस होती थी तो डेफिनेटली मेरी पहली प्रायोरिटी होती थी कि मुझे वाटर कलर्स ला दें और मैं पेंट करूँ, और बहुत ज्यादा जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मैंने बहुत ज्यादा प्ले किया है। तो 2 महीने की छुट्टियां जब आती थी, तब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी, तो मेरे यही प्लान होते थे कि मैंने पेंटिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, और तमाम चीजों से हटके सबा जब होमवर्क की लिस्ट देखते थे हम 2 महीनों की, वो भी बहुत बड़ी होती थी, और उसकी वजह से बहुत ये करती थी कि जो है ना शुरू के जो वीक्स होते थे ना उनमें सबसे पहले होमवर्क कंपाइल करते थे। बिल्कुल सबा, हम आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको मुख्तलिफ आर्ट सीखने वाली गर्ल्स से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज की तारीख इंतहाई अहम है, और वो क्यों है आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी 12 जुलाई 2011 को निच्यून सैयारे ने अपनी दरियाफ्त के बाद सूरज का पहला चक्कर लगाया था। नेपच्यून सैयारा, जिसे जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गैले ने 23 सितंबर 1846 में दरियाफ्त किया था, जिसका फासला सूरज से 4 अरब किलोमीटर है, अपनी दरियाफ्त के बाद 12 जुलाई 2011 में पहला चक्कर सूरज के गिर्द लगाया था। कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर पीटर जेरिटके ने 12 जुलाई 2011 को नेपच्यून सैयारे को दोबारा इस पोजीशन पे पाया जिस पर 165 साल पहले जॉन गैले ने दरियाफ्त किया था। ये सैयारा ओवल शेप में अपने मदार में घूमता है और पहला सैयारा है जो ऑब्जर्वेशन के बजाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए दरियाफ्त किया गया है। नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं और इस पर हाइड्रोजन गैस की वाफिर मिकदार पाई जाती है। आज की हिस्ट्री तो आपने जान ली। बात कर रहे हैं समर कैंप के हवाले से, तो आपको बताएं समर कैंप हो और आर्ट एक्टिविटी ना हो ये हो नहीं सकता, बल्कि यूं कहना गलत नहीं होगा कि आर्ट एक्टिविटीज के बगैर समर कैंप नामुकम्मल है। वैसे भी बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा काम आर्ट ही है। जी हाँ बिल्कुल, समर कैंप में बच्चे आर्ट्स और ड्राइंग में इतने मसरूफ रहते हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें सीखते हैं, इतनी ज्यादा चीजों को जानते हैं, मुल्क में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों को पेंट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने भी इनसे मालूम किया कि इन्हें आर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है और वो क्या क्या सीख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। My name is Inshira, and in still life we've been learning a lot about shading and drawing objects that are in front of us and how to detail all the small parts in the object. And our teacher is helping us a lot in getting better and doing better progress.
मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि मैंने क्ले में पिंच बॉल्स बनाने सीखी हैं, टाइल्स से बॉक्सेस बनाने सीखे हैं, मनी बॉक्सेस बनाने सीखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी हैं। और मैंने एक्रेलिक पेंट्स में बहुत सारी पेंटिंग की है, जैसे कि हम लोग बाहर जाके लीव्स ला रहे थे और उनसे पेंटिंग कर रहे थे, और हम लोग को उधर शीट्स दे रहे थे जिसके ऊपर पेंटिंग हुई भी थी, हमें वो पेंटिंग बनानी थी। और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे एक्रेलिक पेंट्स में भी बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे अपना आर्ट इम्प्रूव करना था और बहुत सारी चीज़ें सीखी। ग्राफिक आर्ट्स भी करती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर पे दूसरी चीज़ें करना, एक्रेलिक्स इस्तेमाल करना, स्केचिंग, ड्राइंग, क्ले के साथ चीज़ें बनाना, पेंटिंग। पहले मेरी छुट्टियाँ घर पे रहती थी, कज़न्स के साथ घूमती थी, मगर इस साल मैं यहाँ पे ज्वाइन कर बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ड्राइंग के हवाले से, तो बच्चों का शौक आपने देखा इस पैकेज में कि किस तरीके से खूबसूरती से ड्राइंग कर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स कर रहे थे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आर्ट में मजीद और कौन कौन सी चीजें शामिल होते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन यह वक्त है एक ब्रेक का। इसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट सेशन में, यानी कि हमारे तारे जमीन पर चमकते सितारे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का एक ऐसा चमकता सितारा जो इससे पहले भी गुड मॉर्निंग आज में आ चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं ये, बहुत ज़बरदस्त हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। इनका नाम है दुआ, और बात हो रही है आर्ट्स की। तो दुआ, अभी हम आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले भी आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चे बड़ी पेंटिंग कर रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ बड़ी चीज़ें जो है वो बना रहे थे। सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। ये बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। बात करने से पहले आपका बहुत सारा थैंक्स करूंगी, क्योंकि जितने आपने मुझे गिफ्ट्स दिए थे ना, रिंग दी थी और चूड़ियां दी थी, वो अभी भी मैंने संभाल के रखी हैं और आपके बड़े खूबसूरत से रैपर के अंदर रखी हैं, और अक्सर और बेशतर में गुड मॉर्निंग आज मैं उन्हें पहनती भी हूँ। तो चलें दुआ, बताएं कि कैसा रहा ये सफ़र अब तक आपने, और क्या क्या नई चीज़ें डिज़ाइन की, क्या क्या आपने जो है चेंजेस लेकर आए अपनी ज्वेलरी में? हम अपनी ज्वेलरी के अंदर अब ज़्यादातर वेडिंग्स वगैरह के हवाले से कवर कर रहे हैं, जैसे ये जुज़दान है, कुरान शरीफ कवर, पाउचेस, और हमारी जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं उनको अक्सर चीज़ें रखने के लिए बटुए चाहिए होते हैं। वही आप इसको पाउचेस कह लें या बटुए कह लें, लेकिन थिंग इज कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब भी हो रही हैं। जी, मगर ये इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं जो मैंने अपनी दादी से और मम्मा की हेल्प से बनाई हैं। अच्छा। ये इंटरनेट पे क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है, मगर लोगों की डिमांड है ये, तो इस वजह से बनाना ज़रूरी था। नहीं, अच्छा दुआ, एक मैं जो चीज़ इसमें जुज़दान में देख रही हूँ कि वही गोटा वर्क जो हमारी, वाकई आपने सही कहा कि नानी और दादी यूज़ किया करती थी, दुपट्टों पर भी ये हुआ करता था। इतने परफेक्ट तरीके से तुमने किया हुआ है और इतनी खूबसूरती के साथ। ये भी मामा ने सिखाया है या दादी ने? जी, दोनों मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा दुआ, ये जो जुज़दान आपने बनाया है इसके ऊपर जो वर्क है, ये सो काइंड ऑफ पट्टापट्टी या चटापट्टी का कोई वर्क होता है ना? चटापट्टी। बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी मदर है वो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें बना रही होती हैं घर में बैठ के, और वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आज अम्मी बड़ी खुश हो रही होंगी। दुआ, अच्छा ये बताएं, ये जो चटापट्टी और पट्टापट्टी होती है, डेफिनेटली मैंने अपनी मदर को भी बनाते हुए देखा, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक जो है डिफरेंट कलर का आपने पीस लिया, फिर आपको दूसरा वाला पीस उसके साथ इंटैक्ट करना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल से इसकी स्टिचिंग जो है वो होती है। तो इतनी छोटी सी हैं आप, तो कैसे ये सारे पीसेस आप एडजस्ट कर लेती हैं, उसको काटना, इक्वल करना, ये सब कैसे कर लेती हैं? सब में मेरी दादी और मेरी मामा मेरी हेल्प करती हैं, सब में। जी बिल्कुल, बड़ों की हेल्प के साथ साथ मैं कहती हूँ इस तरह की चीजें वरना बनानी बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, मैं ज्वेलरी भी देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी है यहाँ पर, और ये कितनी खूबसूरत रिंग है, मतलब इतनी मेहनत के साथ बनी हुई है। दुआ, खुद से दिल चाहा कि मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तो खास तौर पर ज्वेलरी का बड़ा शौक होता है, तो इस तरफ क्यों आए? मतलब कि ज्वेलरी पसंद है, इस वजह से ज्वेलरी को नए तरीके से बनाने की कोशिशें की?
नहीं, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहिए होती है हमें वो मार्केट में नहीं मिलती, तो मुझे जो चाहिए होता है मैं वो खुद ही डिज़ाइन करके पहन लेती हूँ। ये चीज़ है ना कि आपको जो चीज़ चाहिए आप खुद से बना लो। इतना ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर। दुआ के अंदर है। दुआ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर नेकलेसेस भी बने हुए हैं और बहुत सी छोटी छोटी ये स्कार्फ पिन भी बनी हुई है जिस तरीके से तुमने खुद भी सर पे लगाई हुई है। तो ये स्कार्फ पिन अपने वही चीज़ें जो खुद इस्तेमाल करती है वही चीज़ों पर काम हुआ हुआ है। जी। ज्यादा मजा किस में आता है? ज्वेलरी बनाने में आता है या कपड़े का वक्त काम करने में मजा आता है, या फिर वो जो पाउचेस बने हुए हैं उसमें मजा आता है? सब में बहुत ज्यादा मजा आता है, मगर जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो ज्वेलरी में आता है। सबसे ज्यादा मजा ज्वेलरी में। एक्सपेंसिव पड़ती है ये काम, ये शौक एक्सपेंसिव होती है। सही। अच्छा दुआ, किस तरीके से मैनेज करती हो? मतलब मैं देख रही हूँ इतना सारा काम हुआ हुआ है। इसके अलावा भी हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि बहुत बड़े बड़े बैग्स थे और हमारे पास चूंकि जगह कम थी लिहाजा हमने कम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हैं, लेकिन बहुत सारा काम किया हुआ है। तो एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि स्कूल्स की तो खैर आजकल छुट्टियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसके साथ साथ ये सब करना कैसे मैनेज कर लेती हो? पहले पढ़ाई, उसके बाद ये काम, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसके अंदर थोड़ा बहुत बैठ के बना लिया, फिर अगर रह गया तो नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लिया। अच्छा दुआ, डेफिनेटली आपकी जो सारी एक्सेसरीज हैं अमेजिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली इसमें हैंडमेड है, लेकिन अब जैसे ये कुछ बीड्स हैं, तो ये बीड्स तो डेफिनेटली आपने घर में नहीं बनाए होंगे, लेकिन आपने इसको एडजस्ट करके हार बनाया होगा। तो ये वाली चीज़ें आप कैसे, आपके माइंड में आता है कि यार फला जगह बीड्स बन रहे हैं तो इसका मैं नेकलेस बना लेती हूँ, या फला जगह पर्ल्स मिल रहे हैं तो मैं नेकलेस बना लेती हूँ? क्योंकि हैंडमेड काम तो है, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से भी तो आपको खरीदनी पड़ती होंगी। तो क्या आप जाती हैं बाजार, सर्च करती हैं, देखती हैं कि ये किस तरीके से मैं खरीदूं, कौन से वाले बीट्स मेरे काम आ सकते हैं, कौन सी वाली एक्सेसरीज मेरे काम आ सकती है, कौन सा वाला नग या कौन सी वाली बेल मेरे काम आ सकती है? जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देख कर ना आइडिया आ रहा होता है माइंड में कि ना इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। तो वो लेकर बनाते हैं। उसके बाद अगर अच्छा लग रहा होता है तो वो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से और बाय करते हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने बहुत जगहों पे बहुत सी चीजें देखी और उनको देख के फौरन से आइडियाज आ रहे हैं। जिस तरीके से दुआ ने बताया, दुआ एक और चीज जिसकी मैं वाकई दाद देना चाहूंगी, आप चीज बना लेते हो, ठीक है, टैलेंट आता है, आपको कुछ चीजें सिखा दी जाती हैं, आप सीखते हो, लेकिन इसमें खास तौर पे सबा जो चीजें हमें नजर आ रही हैं उसमें कलर्स कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं। जिस तरीके से मैं ये भी देख रही थी कि येलो के साथ ये तो मेहंदी पे जाने वाला कलर है, मैच किया हुआ है, और उसके बाद फिर शॉपिंग के साथ क्योंकि कोई और कलर नहीं जाता तो वो भी किया हुआ है। मतलब कलर कॉम्बिनेशंस भी मम्मा गाइड करती हैं या खुद से पसंद आते हैं, ये कलर्स अच्छे हैं तो मैं इनको ज्वाइन कर लूँ आपस में? खुद से भी पसंद आते हैं, और अगर कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो मम्मा, बड़ी बहन वगैरह सब मेरी हेल्प करने के लिए हैं। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। सही सब। अच्छा दुआ, स्टडीज के हवाले से बताओ, क्या पढ़ रही हो, क्या आगे क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके साथ साथ चलती रहती हैं। स्टडीज जैसे अम्मा भी बोलती होंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले स्टडीज। तो स्टडीज के हवाले से बताओ और आगे क्या करने का इरादा है, बड़ी हो के क्या बनने वाली हो? अभी आर्मी पब्लिक से O-levels कर रही हूँ। ओके माशाल्लाह। इस साल अपीयर होंगी CIEs में। ओके, इट्स रियली ग्रेट। फिर आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बस मैं समझ गई क्यों तुम इतनी क्रिएटिव हो, क्योंकि तुमको इंजीनियर बनना है। और इंजीनियर्स जो होते हैं ना सारे, उनका बड़ा दिमाग चल रहा होता है क्रिएटिविटी के अंदर, आर्ट्स के अंदर, इसको ऐसे बनाया जाए, इसको ऐसे जोड़ा जाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। दुआ जो आप कर रही है ना कि तमाम चीज़ों को कैटर करके बनाना और इतना ज़बरदस्त काम करना, ये बताएं कि डेफिनेटली आप अपने लेवल पे अपनी कोशिश के साथ तो ये सारा काम कर रही हैं। घर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके पेरेंट्स और दादी, जो भी आप बता रही हैं। प्रोफेशनली कहीं एग्जिबिट किया अपने काम को, स्कूल में ही सही या किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई ईयरली इस तरह का एग्जीबिशन हो रहा हो कभी? जी, अभी मेरी 2 एग्जीबिशन हो चुकी हैं। 3rd में जाना था, मगर मेरे ग्रैंडफादर की एक दिन पहले डेथ हो गई तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो 2 में जा चुके हैं। तो वो 2 में क्या रिस्पॉन्स रहा? लोगों को हैंडमेड चीज़ें, लाइक वो जो एग्जीबिशंस थी उनके अंदर टोटली हैंडमेड सामान ही था, मगर सबसे ज़्यादा तो लोगों को पसंद आता है वो गोटा वर्क और डो वर्क होता है, क्योंकि डो वर्क सबसे ज़्यादा रेयर है अभी। सही। अच्छा वो काफी ज्यादा मैं कहती हूँ वॉशेबल भी होता है। डो वर्क जितना भी ज्यादा होता है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी डस्ट वगैरह आ जाए तो बड़ी इजीली वो वॉश भी हो जाता है और चलता भी ज्यादा है। इस वजह से मेरे ख्याल से लोगों को ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा ज्वेलरी के हवाले से बताओ कि ज्वेलरी में कौन कौन से आइटम्स हैं जिसमें काम करने को दिल चाहता है कि हाँ मैं आगे जाऊंगी? वैसे आपके जो मैं शौक देख रही हूँ ना, आप ज्वेलरी डिजाइनर भी बन सकती हैं। बहुत अच्छी तरीके से काम किया हुआ है तुमने इस पर।
सबसे ज़्यादा जो दिल चाहता है बनाने का, वो सब कुछ बनाने का दिल चाहता है, मगर बैंगल्स और ये ब्रेसलेट्स वगैरह खुद ज़्यादा पहनने होते हैं, इस वजह से वो सब खुद ज़्यादा पहनने होते तो अपना इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं मैं ज्वेलरी डिजाइन कर लेती हूँ, अपने भी काम आ जानी और प्रमोशन भी हो जाएगी। हाँ सबा, इसमें हम देख रहे हैं कलर्स जो हैं और वो जो बच्चों के क्या हम खवातीन के भी जो कलर्स हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं उससे मैचिंग भी मिल जाती है। और दुआ ने ये तमाम काम हमारे लिए आसान कर दिया है, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर के अलावा किसी और मैचिंग ज्वेलरी में जाने के लिए बड़ा ख्वार होना पड़ता है, बड़ा ढूंढना पड़ता है, फिर कहीं जाके मैचिंग मिलती है। लेकिन ये तमाम चीजों के बाद पता चल रहा है कि आपके लिए मैचिंग ढूंढना भी आसान हो गया। साथ ही जो ग्लास आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जितने इयरिंग्स लगे हुए हैं ये सेटल लगे हुए, मेहंदी, वलीमा, बारात और उसके बाद वाली दावत। चलो दुआ, तो ये सबा ने सारे जो है ना, पूरा वेन्यू यहाँ पे सेट हुआ है के लिए, इसको पूरे को सोच के बैठ गई है। लेकिन बहुत अच्छा काम किया है तुमने और हमारी दुआ ये है कि बहुत आगे जाओ और इंशाल्लाह तुम जाओगे जिस तरीके से तुम्हारा टैलेंट है। और सिर्फ इन चीजों को ही नहीं बल्कि स्टडीज को भी लेके जिस तरीके से आप कह रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो दुआ है कि उसमें भी तुम आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो और तुम जैसे लोग हैं जो हमारे मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। दुआ बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ लाई। नाज़रीन, इस तरह का टैलेंट और इससे बेहतरीन टैलेंट जिस तरीके से इससे पहले भी हम चमकते सितारों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहे हैं और बात वहीं घूम फिर के आ जाती है, समर कैंप भी एक टैलेंट को उजागर करने का तरीका है। यही हमारी आज की थीम थी कि बच्चों को जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर ओवरऑल अच्छी शख्सियत बनाने के लिए, उनका टैलेंट बाहर लाने के लिए समर कैंप्स में कोशिश करें कि अपने बच्चों को जरूर भेजें ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। हमारा स्टार्ट हुआ है, हमारा फोकस यही है कि हम अपनी यूथ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके टैलेंट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गुड मॉर्निंग आज इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपके अंदर भी टैलेंट मौजूद हो तो डेफिनेटली वी विल इनवाइट यू। तो इस सीट पर आने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी कहानी हमें बता सकते हैं कि आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। तो गुड मॉर्निंग आज का शो यहीं इख्तिताम पजीर होता है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।